स्टार्ट है। हाय, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लार्ज इंटेस्टाइन। कल हमने पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, ठीक है, हमारे कोचिंग यूनिक कंप्यूटर क्लासेस में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन ये लास्ट पार्ट है हमारे फूड के डाइजेशन का, एलिमेंट्री कैनाल का। इससे पहले हमने पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है आइए देखते हैं। तो द मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स आर डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमें पता है कि ज्यादा जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें से ज्यादा न्यूट्रिएंट जो है, मोस्ट न्यूट्रिएंट्स जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं और फूड जो है वो कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है लार्ज इंटेस्टाइन, जिसमें कि डाइजेस्टेड फूड या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो बचा हुआ वेस्ट है वो पास ऑन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन की जो लंबाई है वो कितनी है, 1.5 मीटर्स। 1.5 मीटर। कल हमने देखा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लंबाई है वो कितनी है, 6 मीटर्स। स्मॉल इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा भाग होता है, द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। हालांकि इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसका रीजन हम अभी आगे देखने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। इट इज शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है वो क्या है, शॉर्टर है स्मॉल इंटेस्टाइन से। मगर इसको लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहा जाता है, तो क्योंकि इसकी विड्थ ज्यादा है, इसीलिए इसकी चौड़ाई ज्यादा है, इसीलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन का विड्थ है कम है लेकिन इसकी लंबाई ज्यादा है, इसीलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में और क्या होता है, तो द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है हमारा वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है और कुछ सॉल्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है हमारे डाइजेस्टेड फूड में से। फिर जो रिमेन्स जो बचते हैं वो हमारा जो फूड है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, जिसको हम स्टूल बोलते हैं। तो यहाँ पे देख भी सकते हैं, thus making the waste semi solid. This semi solid waste is called stool. This stool is stored in the lower part of the large intestine called rectum. तो ये जो स्टूल है ना, सेमी सॉलिड मटेरियल है, वेस्ट है, उसको स्टूल बोलते हैं। ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में स्टोर हो जाते हैं और उस लोअर पार्ट को हम लोग रेक्टम बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो रहा है, तो अच्छा यहाँ पे एक बात बताई गई है कि अगर हम अपने पेट के फंक्शन को सही रखना चाहते हैं, डाइजेशन सिस्टम को सही रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारा स्टूल आसानी से पास हो जाए, हमारा जो वेस्ट मटेरियल है, फीकल मटेरियल है, यानी कि जिसे मल भी बोलते हैं, अगर वो आसानी से पास होता रहे तो हमें फाइबर रिच फूड खाना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें फाइबर रिच फूड खाना चाहिए। फाइबर रिच फूड जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन, ये सब खाने से क्या होगा कि हमारा जो स्टूल है वो आसानी से पास हो जाएगा और हमारा पेट एकदम साफ रहेगा, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की शिकायत नहीं होगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें हमेशा फाइबर रिच फूड खाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो फाइनली इट इज एक्सपेल्ड थ्रू एनस। ये जो हमारा वेस्ट, सेमी सॉलिड वेस्ट बचा हुआ है, ये फाइनली एनस के थ्रू बाहर निकलता है हमारे बॉडी से और ये पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इजेशन, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारा फूड बॉडी में डाइजेस्ट होता है ना। एक बार रिकैप करते हैं हम लोग। सबसे पहले जो फूड है हमारे मुंह में जाता है, जिसको हम बक्कल कैविटी बोलते हैं, और फूड मुंह से ही पचना स्टार्ट हो जाता है, बक्कल कैविटी से ही पचना स्टार्ट हो जाता है, डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा स्टेप क्या है, ये फूड हमारे फूड पाइप के थ्रू जाता है, जिसे हम ईसोफेगस बोलते हैं। ईसोफेगस के थ्रू हमारे स्टमक में जाता है और स्टमक में ये कुछ यहाँ पे डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होती हैं और फूड को पार्शली डाइजेस्ट कर देती हैं। फिर पार्शली डाइजेस्टेड फूड हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में कल हमने पढ़ा था कि 3 तरह के जूसेस सीक्रेट होते हैं। एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन का अपना ही जूस निकलता है, ठीक है। एक निकलता है लीवर से बाइल जूस जो कि बेसिक होता है, और एक निकलता है पेनक्रिया से पेनक्रियाटिक जूस जो कि अगेन बेसिक होता है। तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पूरी तरह से पच जाता है और सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एब्जॉर्ब करने के लिए एक स्पेशल प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल पे रहते हैं, ठीक है, जिससे कि सारा का सारा न्यूट्रिएंट हमारा एब्जॉर्ब हो जाता है और लास्ट में हमारा जो वेस्ट बचा हुआ है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर और सॉल्ट एब्जॉर्ब होते हैं और फाइनली एनस के थ्रू जो हमारा वेस्ट है बॉडी से बाहर निकल जाता है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। नेक्स्ट एक टॉपिक है छोटा सा
जिसमें हमें ये बताया गया है कि क्या सारे एनिमल्स के डाइजेस्टिव सिस्टम एक जैसे होते हैं जैसे कि ह्यूमंस के हैं? तो इसका जवाब है नहीं। सभी के सभी आप लोगों ने अपने आसपास अपने घरों में खेतों में देखा होगा कि जो कुछ गाय या भैंस हैं वो हमेशा ऐसे मुंह चलाती रहती है ना। तो इसका रीजन क्या है? आखिरकार वो बैठ के अपना मुंह क्यों चलाती रहती है? तो इसके पीछे रीजन क्या है हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने एक गाय है और गाय का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाया गया है ना। गाय का पूरा, जैसे यहाँ से गाय क्या है, खाना खा रही है, यानी इसका बकल कैविटी है, माउथ है ना, ग्रास को खा रही है। और ये एक फूड पाइप है ईसोफेगस, और ईसोफेगस के बाद ये जो सारा का सारा घास ये खा रही है ये इसके पेट में जाके स्टोर हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं रूमेन। उस घास को रूमेन बोलते हैं हम। जो घास उसके पेट में स्टोर हो गया है उसको रूमेन बोलते हैं। ठीक है, इसके पेट में जाके स्टोर हो गया है। और बाद में क्या होता है, ये घास जब ये फ्री बैठी रहती है तो ये घास को फिर से अपने पेट से वापस लेके, यहाँ से वापस लेके अपने मुंह में वापस लाती है और इसको ये चबाती रहती है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूमिनेशन। जिसका नाम, ये जो प्रोसेस है जिसके थ्रू गाय आधे पचे हुए खाने को अपने पेट से बाहर निकाल के मुंह में लाती है और फिर से इसको चबाती रहती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं रूमिनेशन। और ऐसे जानवर जो रूमिनेशन करते हैं, ऐसे जानवरों को हम लोग बोलते हैं रूमिनेंट्स, है ना। तुम लोगों ने सुना होगा अपने आसपास कि रूमिनेंट्स। तो रूमिनेंट्स कौन होते हैं? गाय, भैंस एटसेट्रा, जो कि अपने पेट में आधा पचा हुआ खाना अपने पेट से बाहर निकाल के अपने मुंह में लाती है और उसको फिर से चबाती रहती है ना। तो ये है रूमिनेंट्स। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये लोग 8 घंटे, है ना, गाय और भैंस अपने पूरे दिन का 8 घंटा, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है। मैं फिर से इसको रिपीट करता हूँ कि जो घास खाने वाले जानवर हैं जैसे गाय और भैंस, ये लोग जब घास खाते हैं तो घास को आधा चबाते हैं, आधा चबा के ये पूरा का पूरा जो है वो अपने पेट के अंदर निगल जाते हैं, स्वेलो कर लेते हैं। फिर जब ये बैठे हुए होते हैं बाद में, तो इस आधे पचे हुए, आधे चबाए हुए घास को अपने पेट से बाहर फिर से लाते हैं मुंह में, है ना, जिसको रूमेन बोलते हैं। और फिर इसको चबाना स्टार्ट करते हैं, जिस प्रोसेस को रूमिनेशन कहा जाता है। और ऐसे एनिमल्स को रूमिनेंट्स कहा जाता है। और ये जो प्रोसेस है ना, रूमिनेशन जो कर रहे हैं, ये गाय और भैंस अपने दिन का 8 घंटा इसी काम में स्पेंड करता है। ठीक है, तो ये रूमिनेशन की बात हो गई कि कैसे रूमिनेंट्स अपना भोजन डाइजेस्ट करते हैं, अपना फूड डाइजेस्ट करते हैं। अब नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या है कि क्या बर्ड्स में भी कोई डाइजेस्टिव सिस्टम होता है? तो ये है आपके सामने एक बर्ड, और बर्ड के पास बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि कोई भी दांत नहीं होता है, टीथ, कोई सेट ऑफ टीथ नहीं होता है। तो ये अपना खाना आखिरकार चबाते कैसे हैं, है ना। तो क्या करते हैं ये लोग, इनके अंदर एक ऑर्गन होता है, इसको गिजार्ड बोलते हैं। तो ये अपना खाना निगल लेते हैं और इसके पेट में यहाँ पे गिजार्ड, है ना, दिख रहा है, यहाँ पे गिजार्ड है। और गिजार्ड में होता क्या है, तो गिजार्ड जो है वो ऐसे रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन की मदद से ये खाने को तोड़ लेते हैं। ठीक है, और साथ ही में इनको खाने को तोड़ने में एक और चीज हेल्प करता है, वो है छोटे छोटे पत्थर। ये जब अपना खाना खा रहे होते हैं तो खाने के साथ छोटे छोटे पत्थर को भी स्वेलो कर लेते हैं, निगल लेते हैं। और ये पत्थर और गिजार्ड की मदद से ये अपने खाने को तोड़ते हैं और फिर इसको पचाते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था जानना कि पक्षी कैसे अपना खाना पचाते हैं। तो उनके पास दांत नहीं है, उनके पास एक स्पेशल ऑर्गन है जिसको हम गिजार्ड बोलते हैं, और गिजार्ड के थ्रू वो अपना खाना पचाते हैं। समझ गए? तो इस पूरे के पूरे चैप्टर में या पूरे टॉपिक में हमने क्या समझा, तो हमने ये समझा कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से खाने को पचाने का काम करते हैं। जैसे हमने ह्यूमन में देखा, हमने रूमिनेंट्स में देखा, गाय और भैंस, है ना, काउज एंड बफलोस। और हमने बर्ड्स में भी देखा कि किस तरह से एक अलग ही मैकेनिज्म है खाने को पचाने का। ठीक है, अब ये खाना जो पच रहा है जिसमें से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो ये न्यूट्रिएंट किस काम आते हैं? तो न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी में ग्रो करने के लिए, ग्रोथ के लिए, हमारे बॉडी में कुछ डैमेज हो जाता है उसको रिपेयर करने के लिए, और साथ ही में कुछ न्यूट्रिएंट हमें एनर्जी देने के लिए भी काम आते हैं। ठीक है, जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम डेली लाइफ में काम कर रहे हैं, उसको एनर्जी देने के लिए, उसमें से एनर्जी
जो एनर्जी चाहिए हमें, वो एनर्जी देने के लिए हमें फूड में से ही एनर्जी आता है, ठीक है। और ये जो एनर्जी देने की प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन बोलते हैं, है ना। खाने में से जो एनर्जी रिलीज करवाने तक का प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन बोलते हैं। ध्यान रखना इस बात को कि सांस लेना यानी ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों अलग अलग चीजें हैं। ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन आर बोथ डिफरेंट थिंग्स। ब्रीदिंग मतलब हम सांस ले लिए, छोड़ दिए, इनहेल कर दिए, एक्सहेल कर दिए, दिस इज कॉल्ड ब्रीदिंग। बट रेस्पिरेशन एक टोटली डिफरेंट प्रोसेस है, जिसमें कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और उस ऑक्सीजन की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, अपने फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज करवाते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन बोलते हैं। और इस रेस्पिरेशन में एनर्जी निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, ये रेस्पिरेशन कहलाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो रेस्पिरेशन ही है। तो ये टॉपिक देखने के लिए, पढ़ने के लिए थैंक यू वेरी मच। और अगर रेस्पिरेशन पढ़ना है तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।